जय हिंद साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। साथियों, किसी भी परीक्षा की तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल करना बेहतरीन रणनीति का हिस्सा माना जाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो हल किया है। आज का यह जो वीडियो होगा तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग अभी जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं उन दोनों ही वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहां से भी देख सकते हैं या डायरेक्ट चैनल पर चले जाइए। चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वह बात करने वाले 27 जनवरी 2019 में पूछा गया द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था, ठीक है, वहां से प्रश्नों को हम लोग लिए हैं, ठीक। और ये जो प्रश्न है ये घटना चक्र की बुक से हमने उठाया हुआ है, जिसको आपने थंबनेल पे देखा, ठीक है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमको ये पता चलता है कि प्रश्न का लेवल क्या है, प्रश्न किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न बनते हैं, इन सब का आइडिया हमको हो जाता है। और जब आइडिया हो जाता है तो हम लोग उसी अनुसार अपनी पढ़ाई करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो साथियों, हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों पर, और प्रश्नों पर बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं कृपया पहले लाइक कर दीजिए प्लीज़। हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो रोज़ और लगातार लेकर के आ रहे हैं, तथा साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस की कक्षाएँ भी चला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस की कक्षा है वो आपको ही आज से ही एक वीडियो मिल जा रहा है, देख ही रहे हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करिएगा कि चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए आगे प्रश्नों पर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, कौन कौन से? लाल और खाली स्थान दिया है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि जो उत्तर प्रदेश का आधिकारिक ध्वज है उसमें 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। प्यारे साथियों, कौन कौन? लाल और नीला। यदि आप पुलिस या फिर आपके घर में कोई पुलिस है तो आपने देखा होगा कई बार हम लोग गाड़ियों पर क्या करते हैं, स्टिकर लगवाते हैं भैया पुलिस का, और जब पुलिस का स्टिकर लगवाते हैं तो उसमें 2 रंग लगता है, कौन सा? लाल और नीला रंग लगता है। साथियों, कौन सा? लाल और नीला रंग लगता है। इसकी व्याख्या के बारे में बात करें तो व्याख्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला 2 रंग होते हैं। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस कब मनाया जाता है, 23 नवंबर को मनाया जाता है। साथियों, 23 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 23 नवंबर 1952 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी को ध्वज प्रदान किया गया था, ठीक है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। आपने पीछे दोनों वीडियो देखा होगा, उन दोनों ही वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था से एक प्रश्न आपको मिला है। तो प्यारे साथियों, ये हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का जो भी है वो हमारे सिलेबस में, हमको वहाँ से पढ़ना ही पढ़ना है और मैं आपको कवर करवाऊंगा साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। जीएस के लिए यहाँ से मैं आपका अगर 38 प्रश्न पूछता है तो कम से कम 30 प्लस प्रश्न सही करा दूंगा यहाँ से, अगर आप मेहनत से हमारे साथ लगे रहे तो। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? खड़ी बोली में, उर्दू में, ब्रज भाषा में या भोजपुरी में? तो साथियों, ये है ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में है, ठीक है। जी हाँ, इसके अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या कहता है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है, यानी जो अमीर खुसरो हैं इनको खड़ी बोली का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। और इन्होंने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। अगर ये प्रश्न आपसे एक बार पूछा था, किस परीक्षा में पूछा था, ध्यान नहीं है, आपसे पूछा गया था कि किस व्यक्ति ने 8 शासकों का शासनकाल देखा है, तो किसने देखा था? अमीर खुसरो ने देखा था, ठीक है। अमीर खुसरो को तूतिया हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तूतिया हिंद भी कहते हैं साथियों। जी हाँ, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाता है कि अमीर खुसरो कहाँ के हैं, तो ये आप बताइएगा, ठीक है। ये आप कमेंट करके हमको बताइए।
आगे बढ़ते तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कहता है कि वर्ष 2015 में स्वामी भद्राचार्य को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पद्म विभूषण से। ठीक है, यानी कि स्वामी भद्राचार्य को वर्ष 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भारत सरकार के 4 सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है साथियों। ठीक है, जी हाँ। व्याख्या देख ले तो व्याख्या कहता है कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से प्रभा अत्रे जो कि महाराष्ट्र की थी, राधेश्याम खेलका जो कि उत्तर प्रदेश से थे, इनको, और मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत जो कि लोक सेवा से थे। ये तो जो बिपिन रावत थे आप जानते हैं कि ये CDS भी रहे थे पहले। ठीक है, और सेना प्रमुख भी थे। ये कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। मरणोपरांत कल्याण सिंह, इनको भी लोकसभा के लिए दिया गया था, ये भी उत्तर प्रदेश के थे। इन सभी को सम्मानित किया गया था कब? वर्ष 2022 में साथियों। ठीक है, जी हाँ। आगे हम बात करें चौथे प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न कहता है कि GST में निम्नलिखित में से किस कर को, है ना, किस कर यानी कि राज्य कर को शामिल किया गया था? चुंगी को, आयकर को, संपत्ति कर को या स्टाम्प शुल्क को? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चुंगी कर को। यानी GST में किस कर को शामिल किया गया था? तो चुंगी कर को शामिल किया गया था प्यारे। ठीक है, जी हाँ। अब ये सब क्या होता है, इसको जब हम लोग GST पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से हम बताएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, जी हाँ साथियों। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग GST का वो देख लेते हैं व्याख्या। कह रहा है कि GST जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। GST के अंतर्गत निम्नलिखित कर शामिल है। कौन कौन से कर हैं? केंद्रीय संबंधी कर, यानी केंद्र से संबंधित जो कर है उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, ठीक है, इत्यादि। अगर हम राज्य से देखें तो राज्य संबंधित कर कौन कौन से हैं? तो राज्य वैट कर है, केंद्रीय बिक्री कर है, विलासिता कर है, चुंगी और प्रवेश कर है, खरीद कर है, लॉटरी और जुए पर कर है, विज्ञापनों पर कर है। जैसे कि आपने सुना होगा भैया फलाने ने ड्रीम 11 में इतना करोड़ जीत लिया, लेकिन उनका उतना पैसा चला जाएगा सरकार के पास कर के रूप में। ठीक है, तो जुए में कर है, वो जुए होता है। ठीक है, लॉटरी या जुए में, ठीक, उस पर भी आपको कर चुकाना ही पड़ेगा। ठीक, तो जो चुंगी कर है यह राज्य कर है एक प्रकार का, जो कि GST में शामिल किया गया है। ठीक है, जी हाँ। आते हैं 5वें प्रश्न पर। यह प्रश्न आपका पिछले वाले जो मैंने करवाया था वहीं उसमें भी पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है 7 अप्रैल। ठीक है, इसके बारे में पीछे जो प्रश्न था, यानी पीछे का मतलब जो इसके पहले वाला वीडियो है उसमें इसका मेंशन हमने किया हुआ है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तो किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो सितंबर में मनाया जाता है। कै तारीख को मनाया जाता है? डेट हमको लिख के बताइए आप लोग। ठीक है, जी हाँ। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। बात है हमारा 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न कहता है कि नियान लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसका लैंप? कौन सा लैंप? नियान लैंप। तो ऑप्शन 4 है आपके पास, जार्डोस क्लाउड, मार्टिन कूपर, विलियम कुलेन या सैमुअल कोल्ट। तो इसका सही उत्तर है साथियों जार्डोस क्लाउड, यानी कि जार्डोस क्लाउड के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? नियान लैंप का। किसका? नियान लैंप का। व्याख्या देख लेते हैं। नियान लैंप का आविष्कार जार्डोस क्लाउड द्वारा किया गया था। सैमुअल कोल्ट ने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। किसका? रिवाल्वर है ना, रिवाल्वर का आविष्कार किया था। मार्टिन कूपर ने 1970 में मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। ठीक है, तथा विलियम कुलेन ने प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का आविष्कार किया था, इनको माना जाता है। ठीक है, ये जितने भी चारों ऑप्शन में थे चारों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ठीक, इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, PDF में दे दूंगा आपको। 7वां प्रश्न कहता है खाली स्थान एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो कौन करती है? बायो, सेल्फी, मुखौटा या अवतार?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अवतार। यानी कि अवतार एक ऐसी छवि है, एक ऐसा चित्र है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे यदि अभी वर्तमान समय आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे तो आपको क्रिएट अवतार का ऑप्शन देता है, या फिर आप लोग देखते होंगे कि आजकल अवतार का ही प्रयोग लोग करके एआई की मदद से बना करके वीडियोस भी बनाते हैं। ठीक है, जी हाँ साथियों, तो अवतार जो है एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जी हाँ। प्रश्न नंबर 8 है। 8वां प्रश्न कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बड़ा ही तगड़ा प्रश्न है साथियों। ऑप्शन है 4 आपके। बांग्लादेश, बांग्लादेश तो भैया भारत के जस्ट नीचे ही है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और नीचे है। मलेशिया और नेपाल। देखिए इंडोनेशिया ज़्यादा नीचे हो जाएगा, मलेशिया एकदम सटीक बैठेगा, क्योंकि मलेशिया के निकट ही क्या होता है आपका ये चूँकि ये जो इंडोनेशिया मलेशिया के भी नीचे है, नेपाल भारत के उत्तर में है, बांग्लादेश भारत के पूरब में है, जबकि इंडोनेशिया ज़्यादा नीचे और मलेशिया क्या है अंडमान निकोबार के पास में ही है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित जो इंदिरा पॉइंट है किस देश के सबसे निकटतम होगा? तो मलेशिया के सबसे निकटतम होगा साथियों। जी हाँ। आगे है 9वां प्रश्न की ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? 4 ऑप्शन है। बोलिविया, वेनेजुएला, ब्राजील या अर्जेंटीना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। और आप लोग जानते हैं कि अर्जेंटीना के ही एक फेमस फुटबॉलर है लियोनेल मेस्सी। आप लोग जानते होंगे, इनको कौन नहीं जानता, पूरा दुनिया जानता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं? लियोनेल मेस्सी के। किसके हैं? लियोनेल मेस्सी के। उसके बाद किसके हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के है। उसके बाद अपना किंग है। ठीक है, यानी कि विराट कोहली का है। देखिए इसमें 4 देश है, चारों के बारे में जान लेते हैं। बोलिविया का जो राजधानी है उसको लापाज है, वेनेजुएला का काराकास है, ब्राजील का ब्राजीलिया है, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं व्याख्या में भी। व्याख्या क्या कहता है कि ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थल अवरोध देश है और इसकी राजधानी सुक्रे है। देखिए बोलिविया की जो राजधानी थी इसके पहले क्या था? ला पाज था। क्या था? ला पाज। लेकिन अभी क्या हो गया है? सुक्रे हो गया। ठीक है, जी हाँ। वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी क्या है? कराकास है। ब्राजील भी दक्षिण अमेरिका का एक विशाल देश है, इसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। और ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना भी कहाँ का देश है? ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ही एक देश है प्यारे। ठीक है, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है प्यारे, खाली स्थान दिया है और कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यानी किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है साथियों। जिम कार्बेट में या रणथंभौर में या बांदीपुर में या काजीरंगा में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा। क्या? काजीरंगा प्यारे। ठीक है, जी हाँ। तो जो काजीरंगा ये असम में है, पहली बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका व्याख्या देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं या फिर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में स्थित है। और इसमें 2-3 ऑप्शन और थे ना कि भाई जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट जो है भैया यह है कहाँ है? इसमें बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। किसमें? जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। कौन पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। रणथंभौर जो है यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें भी बाघ पाए जाते हैं। सांभर, हिरण, जंगली सुअर पाए जाते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में, इसमें बाघ, तेंदुआ, हाथी इत्यादि पाए जाते हैं। ध्यान देना प्यारे, जो जिम कार्बेट है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। जो जिम कार्बेट है यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कार्बेट है। ठीक है, और ये फेमस किसके लिए है? तो बंगाल टाइगर के लिए, नहीं बाघों के लिए फेमस है। ठीक है, हालांकि यहाँ बंगाल टाइगर लिख दिया गया है, आपसे डायरेक्ट बाघ पूछा जाता है ना। तो जो जिम कार्बेट है किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए फेमस है साथियों। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न कह रहा है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ये तो बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। यानी मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। सिक्किम की राजधानी होती है गंगटोक और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। तो 12वां प्रश्न कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? देखिए अब कर्क रेखा के बारे में आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, प्लस अपने देश के जो प्रमुख नगर हैं है ना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी, तभी आप बता सकते हैं।
या फिर राज्यों की अवस्थिति भी जानते होंगे तब भी आप गेस कर सकते हैं कि कहाँ पे है। तो कर्क रेखा से सबसे दूर कौन है? गांधीनगर, रांची, भुवनेश्वर या अगरतला। तो जो गांधीनगर अभी गुजरात में ही है, ठीक है, ये तो कर्क रेखा के पास है। रांची जो है एक बिल्कुल कर्क रेखा पर ही स्थित है। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा से कर्क रेखा को गुजरती है, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ये रहेगा ही रहेगा। तो भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी है, और उड़ीसा क्या है, काफ़ी नीचे है ना। तो सबसे दूर कौन होगा? भुवनेश्वर होगा प्यारे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या। व्याख्या भी कहता है कि निम्नलिखित शहरों में भुवनेश्वर क्या है, कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा से सबसे निकटतम शहर क्या है? रांची है, क्योंकि रांची क्या है, निकटतम नहीं बल्कि कर्क रेखा पर ही स्थित है, ठीक है जी हाँ। आगे आपका 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न कहता है कि हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, इसको कई बार पूछा जाता है। हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, नागालैंड में, सिक्किम में या बिहार में साथियों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। ये सीटेट वगैरह बहुत तगड़ा पूछता है क्या, हार्नबिल महोत्सव। तो प्यारे आइए देख लेते हैं इसके बारे में, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत के सिक्किम में सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है और छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। इन सब का जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है जी हाँ। तो हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। 14वां प्रश्न जो है, देखिए जो ऑप्शन का व्याख्या किया गया उसको भी बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि उस टॉपिक से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध किस क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी? तो किस क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी? ऑप्शन है आपके 4, बलूचिस्तान, सिक्किम, सियाचिन या इम्फाल कोहिमा में। तो ऑप्शन नंबर डी से साथियों इम्फाल या कोहिमा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, या फिर आपसे डायरेक्ट ऑप्शन दे सकता है पूर्वोत्तर भारत, तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत या इम्फाल या कोहिमा में, ठीक है जी हाँ। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। कब किया था? 29 अक्टूबर 1915 को किया था, परंतु इसे आजाद हिंद सरकार कहा जाता था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वर्ष 1942 में इसे आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया। क्या कहा गया? आजाद हिंद फौज कहा गया। 5 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से वर्मा, इम्फाल और कोहिमा में एक साथ मिलकर मोर्चा लिया, एक साथ मिलकर के युद्ध किया। आगे है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है साथियों कि महाराष्ट्र में पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? कौन सा त्यौहार? पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 4 दिया है, तो इसका सही उत्तर है वृषभ। यानी वृषभ को क्या कहते हैं? सांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांड या बैल कहते हैं, ठीक है जी हाँ। तो महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है? वृषभ की पूजा की जाती है, यानी कि सांड की पूजा की जाती है, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या कह रहा है कि पोला त्यौहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और इस त्यौहार में बैल की पूजा की जाती है। किसकी? बैल की पूजा की जाती है। 16वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा जो 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न कहता है साथियों कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? यानी भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? या सीधे सीधे आपसे ऐसे पूछ रहा है कि जो भारत के महान्यायवादी है इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा या मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही उत्तर प्यारे राष्ट्रपति, यानी कि महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के 52वें में है, ठीक है, 52 अनुच्छेद में है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या कह रहा है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है। और राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है, ठीक है।
और हाँ, महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यानी जब तक राष्ट्रपति का मन रहेगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति का मन हुआ उसको हटाने का तो राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है। ठीक है, जी हाँ साथियों। आगे बात करते हैं 17वें प्रश्न पर। तो हमारा जो 17वां प्रश्न साथियों क्या कहता है, 17वें प्रश्न पर फोकस कीजिए। 17वां प्रश्न कह रहा है, खाली दिया है और कह रहा है कि किस देश की राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था? यूनाइटेड किंगडम ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, कनाडा ने या ऑस्ट्रेलिया ने? तो इसका सही उत्तर साथियों यूएसए ने। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने किया था। ठीक है, जी हाँ, क्या किया था? 1990 के दशक में इसने बासमती चावल पर एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। आगे है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, 18वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का मूल रूप से संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसको याद रखिएगा, इसको ऑफलाइन क्लास में भी मुझसे कई बार पूछा गया है, कई बच्चे पूछे हैं कि जो भारत का मूल रूप से संविधान है हाथ द्वारा लिखा गया था, तो किसने अपने हाथ से लिखा था? तो वो व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। ठीक है, जी हाँ, आगे देख लेते हैं। व्याख्या, भारत का मूल रूप संविधान का, यानी कि भारत का जो संविधान का मूल रूप है उसको किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। 19वां प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी में जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? ठीक है, मतलब कहाँ जाने के लिए वे ट्रेन में बैठे थे, जहाँ पे उनको जबरदस्ती उतार दिया गया, ये कह के भाई ये तो भारतीय, ये तो काला है। ठीक है, तो वे कहाँ जा रहे थे? तो वे जा रहे थे दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया। कहाँ जा रहे थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया जा रहे थे साथियों। ठीक है, जी हाँ। तो इनको कब उतारा गया था? 1893 के समय में। कब उतारा गया था? 1893 के समय में। तो 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी डरबन से कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उन्हें पीटर मरिट्जबर्ग के निकट रेलगाड़ी से जबरदस्ती उतार दिया गया था। इसी का तो बदला उन्होंने लिया था। गांधी जी को जब उतारा गया तो गांधी जी कहते हैं कि भाई तुमने हमको ट्रेन से धक्का देके निकाला है, आओ हमारे देश, साले मैं तुमको अपने देश से निकाल दूंगा। ठीक है, ये खैर गांधी जी वहाँ साले वाले नहीं कह रहे थे, लेकिन उनके अंदर तो ये चीज़ें थी। ठीक है, जी हाँ। तो व्याख्या देख लेते। व्याख्या कहता है कि 1893 ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें पीटर मरिट्जबर्ग के निकट रेलगाड़ी से जबरदस्ती उतार दिया गया था। तो आज का 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? साथियों मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा, पीछे 2 वीडियो बनाए, दोनों में नृत्य से प्रश्न पूछा है। देखिए तीसरा वीडियो, तीसरे में भी नृत्य से प्रश्न पूछा है, तो नृत्य को इग्नोर नहीं करना है। नृत्य का जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो असम से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो वो है बिहू। क्या? वो है बिहू। अगर हम बात करें अन्य की, जैसे नौटंकी है तो उत्तर प्रदेश से, कथकली है तो ये है कहाँ से? केरल से, गरबा है तो ये कहाँ से है? गुजरात से है, लेकिन बिहू कहाँ है? असम से है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि बिहू नृत्य जो है असम से संबंधित है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है। अच्छा, कथकली जो एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और गरबा नृत्य जो है गुजरात से संबंधित है प्यारे। 21वां प्रश्न कहता है, 21वां प्रश्न क्या कहता है? खाली स्थान दिया है, कहता है किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, मुजरा नहीं जी, मुद्रा, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, स्वर्ण भारत योजना के तहत, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत या अटल पेंशन योजना के तहत? तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ठीक है, जी हाँ। ऑप्शन इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। यह भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। हालांकि यहाँ पे कहा गया था कि भाई खाता खोल लो, सबको 15 लाख मिलेगा।
हालांकि मिला 15 रुपया भी नहीं, खैर कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं 22वें प्रश्न को। तो 22वां जो प्रश्न है साथियों, 22वां प्रश्न कहता है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस राज्य में है मेरे भाई? तो वर्तमान में जो मगध है कहाँ है? बिहार में। अरे बोलो कहाँ है? बिहार में। ठीक है, बिहार में। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। तो मौर्य राजवंश की स्थापना जो है 325 ईसा पूर्व में मगध में हुई थी, और तत्कालीन मगध को वर्तमान में, यानी तत्कालीन मगध में वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिले शामिल थे। यानी उस समय का मगध था, तो मगध में कौन कौन जिला शामिल था बिहार का? पटना और गया था। ठीक है, जी हाँ। बात करें 23वां प्रश्न की, तो 23वां प्रश्न कह रहा है साथियों कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? किसका नहीं है? दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन का? तो बिल्कुल भैया इसका तो है। राष्ट्रकुल का? तो भाई एक मिनट में, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, राष्ट्रकुल में है, G20 में भी है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको हम लोग सार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। तो इसमें भी है। ठीक है, G20 में भी है, राष्ट्रकुल में भी है, जबकि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन में भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, जी हाँ। अच्छा, ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन है इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं आसियान संगठन। क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। ठीक है, आसियान के बारे में हम लोग किसी दिन अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बारे में जान लेंगे, है ना, पॉइंट के बारे में, पॉइंट के रूप में। तो भारत जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान के जो सदस्य देश है वे है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं, जबकि सार्क में दक्षिण एशियाई देश शामिल थे। ठीक है, जी हाँ। बात करें अगर हम आगे प्रश्न की 24वें की, तो 24वां प्रश्न कहता है कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था? ठीक है, किसने जीता था भाई? किस देश की टीम ने? जापान ने, भारत ने, चीन ने या संयुक्त राज्य अमेरिका ने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत ने जीता था साथियों। किसने जीता था? भारत ने। व्याख्या देख लेते हैं। 23 से 29 अगस्त 2018 के मध्य संपन्न कैरम विश्व कप में भारत की महिला टीम ने तथा श्रीलंका के पुरुष वर्ग ने विश्व कप जीता था, जबकि अक्टूबर 2022 में संपन्न कैरम विश्व चैंपियनशिप में 2022 में भारत ने महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने सिंगल तथा टीम दोनों का खिताब जीता। ठीक है, सिंगल तथा टीम दोनों का खिताब जीता था। कब? 2022 में महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ियों ने। ठीक है, जी हाँ। 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न कहता है कि विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, 100वां। कौन सा स्थान है? तो 100वां स्थान है साथियों। ठीक है, जी हाँ। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या कहता है कि विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का 100वां स्थान था। 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक द्वारा जारी उद्योग सहजता सूचकांक 2020 में भारत का 63वां स्थान था। इस सूचकांक में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, जी हाँ। और ये जो वर्तमान में इस सूचकांक के प्रशासन है, उसको प्रकाशन है, कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जी हाँ। 26वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 26वां प्रश्न कहता है कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन या फिर ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को किस ब्लॉक का नाम दिया गया है? केन्या का, तंजानिया का, युगांडा का या सूडान का? तो मेरे प्यारे इसका सही उत्तर है सूडान। ठीक है, ऑप्शन इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। किसको? भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को। ठीक है, किसको? प्रशासनिक मुख्यालय को, है ना, जी हाँ। 27वां प्रश्न है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अनुराधा बिस्वाल या अंजू बॉबी जॉर्ज? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, जी हाँ। व्याख्या देख लेते हैं। तो नवंबर 2018 के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर थी साथियों। 28वें प्रश्न की अगर बात करें तो 28वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग अप्रयुक्त, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। ठीक है, तो कौन सा अंग भैया, तो अवटु ग्रंथि है या अग्नाशय है या तिल्ली है या अस्थि मज्जा है। तो प्यारे इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग तिल्ली करें। तिल्ली को प्लीहा भी कहा जाता है या स्प्लीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो साथियों अगर हम इसका व्याख्या देखें तो व्याख्या में कहता है कि प्लीहा या तिल्ली एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। कौन, तिल्ली या प्लीहा। यह रक्त निस्यंदन के रूप में भी कार्य करता है, जिससे रक्त में प्रविष्ट जीवाणु छन कर वहीं पृथक हो जाते हैं और WBC के जीवाणु भक्षण द्वारा अंदर ही अंदर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जी हाँ साथियों। 29वां प्रश्न है हमारा कि मिश्र धातु गुलाब सोने में, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है। यानी कि गुलाब सोना जो है एक मिश्र धातु, इसमें कौन सा अन्य धातु शामिल किया जाता है। प्लेटिनम, चांदी, तांबा या क्रोमियम। तो प्यारे साथी उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तांबा। यानी गुलाब सोने में कौन सा धातु मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, जी हाँ। व्याख्या क्या कहता है, व्याख्या भी कहता है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा तांबा धातु शामिल है। ठीक है, इस प्रकार का स्वर्ण लगभग कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का हो जाता है। कितने, 24 कैरेट का, सॉरी 14 कैरेट का। कितना, 14 कैरेट का। ठीक है, जी हाँ। अगर अच्छा, जो सोना होता है उसको कैरेट में ही मापा जाता है। किसमें, सोने को कैरेट में ही मापा जाता है। 24 कैरेट का अगर सोना है तो सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 30वां प्रश्न कहता है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। टेफ्लॉन को प्राप्त करने के लिए, नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए, केवलर को प्राप्त करने के लिए या बैकेलाइट को प्राप्त करने के लिए। तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए। किसको, नायलॉन 6 को प्राप्त करने के लिए। इसका यदि आप व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या भी कहता है कि नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। ठीक है, जी हाँ। 31वें प्रश्न की बात करें तो 31वां प्रश्न हमारा कहता है साथियों कि शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है, तो शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा है M1L2 T-3। क्या, M1L2 T-3 है साथियों। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन में भी मतलब व्याख्या में भी दिया है कि शक्ति की भौतिक मात्रा की जो बीमा है M1L2 T-3 है। जी हाँ। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की 32वें प्रश्न की, तो 32वां प्रश्न कहता है साथियों कि CaSO4 × 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है। एप्सम नमक का, जिप्सम का, क्वार्ट्ज का या गंधक का। तो प्यारे साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम का। किसका, जिप्सम का। ठीक है, जी हाँ। तो इसकी व्याख्या देख ले, तो व्याख्या कहता है कि CaSO4 × 2H2O जिप्सम का एक रासायनिक सूत्र है। एप्सम नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है MgSO4 और गंधक का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है सल्फर। ठीक है, और जिसका सूत्र होता है यस। यानी जो गंधक कई बार हम लोग नाम लेते हैं ना, तो जो सल्फर होता है जिसको हम लोग छींटते हैं भाई खाद में मिला करके, है ना, दवाई होती है एक प्रकार की, उसका सूत्र होता है यस। और जो क्वार्ज होता है इसको स्फटिक मतलब जो क्वार्ज है या स्फटिक इसको कहते हैं, यह एक प्रकार का खनिज है और इसका जो सूत्र होता है SiO4 होता है। क्या होता है, SiO4 होता है साथियों। ठीक है, जी हाँ। 33वां प्रश्न है, कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ या फिर किस जिले में स्थित है। गोरखपुर में, हस्तिनापुर में, आजमगढ़ में या मऊ में। तो प्यारे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। यानी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, गोरखपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। प्यारे कब हुआ था, 1962 में हुआ था।
आगे बात करें 34वें प्रश्न की, तो 34वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं प्यारे कि उत्तर प्रदेश के चिन्ह में, देखिए उत्तर प्रदेश चिन्ह में होता क्या है, धनुष, तीर, तीली धनुष होती है और दोनों साइड से मछली होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या, मछली। तो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसका जो लोगो होता है, जो चिन्ह होता है, इसमें कौन सा जानवर होता है, तो मछली होता है। क्या होता है, मछली होता है। ठीक है जी हाँ, इसमें तीर, धनुष और मछली होता है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के ध्वज में लाल और नीला रंग प्रयुक्त है। इसको तो हमने ऊपर ही डिस्क्राइब किया है। ठीक है जी हाँ। 35वें प्रश्न की बात करें तो 35वां प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है लोकसभा में कितने सीटों का योगदान करता है। ऑप्शन आपके समक्ष 60, 70, 80 या 90। तो प्यारे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 60, यानी जो उत्तर प्रदेश लोकसभा है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है। और यदि हम बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। हाँ, ये भी ध्यान रखना, अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि किस राज्य में लोकसभा की सीट सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है और वो कितना है, 80 है। कितना है, 80 है साथी। ठीक है हाँ, यहाँ पे देखिए व्याख्या में मेंशन किया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 31 है साथियों। ठीक है जी हाँ। बात करते हैं 36वें प्रश्न की। 36वां प्रश्न कहता है कि माघ मेला किसके दिन शुरू होता है, बसंत पंचमी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, महाशिवरात्रि के दिन या अक्षय तृतीया के दिन। तो जो माघ मेला है वो कब शुरू होता है साथियों, मकर संक्रांति के दिन, यानी कि खिचड़ी के दिन। और खिचड़ी का दिन आ रहा है, लेकिन आप लोग भैया माघ मेला या फिर पतंग मत उड़ाने जाइएगा, नहीं तो परीक्षा आपका यहीं रह जाएगा, अटक जाएगा। पहले परीक्षा निकालिए, उसके बाद पतंग उड़ाइए खूब। जब परीक्षा निकल जाए तो खूब पतंग उड़ाइए, पेचा लड़ाइए, है ना, काटिए, खूब करिए, कुछ भी करिए, मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या करिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है जी हाँ। तो जो माघ मेला है, माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति से सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है। क्या होता है, उत्तरायण होता है। उत्तरायण कैसे होता है, इसको ज़्यादा ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। इस प्रकार समझिए, मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। क्या है भैया, ये हमारा पृथ्वी है और बीचों बीच क्या है, एक रेखा जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर एक रेखा है 23.5 डिग्री पर जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे भी 23.5 डिग्री पर क्या होता है, मकर रेखा होता है। ठीक है, तो जो सूर्य होता है यहाँ मकर रेखा पर होता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ होता है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन दक्षिण की तरफ से अब सूर्य किधर होता है, उत्तर की तरफ बढ़ता है। किधर बढ़ता है, उत्तर की तरफ बढ़ता है। तो वही कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के दिन ही क्या होता है, माघ मेला बनाया जाता है, और इसी दिन सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होने लगता है। ठीक है, 37वें प्रश्न की बात करें तो 37वां प्रश्न कहता है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था, मथुरा में, कानपुर में, वाराणसी में या अयोध्या में। तो कबीर की अगर बात करें तो जो संत कबीर हैं, इनका जो जन्म हुआ था, लालन पालन पोषण हुआ था अपने वाराणसी में। कहाँ पे, अपने ही वाराणसी में हुआ था साथियों। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या देख लीजिए, कहता है कि कवि संत कबीर का जन्म 1400 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1400 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। और इनका पालन पोषण जो है नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। ठीक है, जुलाहा दंपति मतलब ये दूसरे थे। ठीक है, दूसरे लोग थे, इनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। ठीक, 38वां प्रश्न कहता है कि लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी, बड़े गुलाम अली खान द्वारा या बक्सू खान द्वारा या अमजद अली खान द्वारा या बिस्मिल्लाह खान द्वारा। देखिए जो ये घराने हैं ना, इसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ये स्टैटिक जीके का हिस्सा है प्यारे, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसका उत्तर दीजिएगा कि लखनऊ घराने की जो नींव है किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी, तो बक्सू खान के द्वारा रखा गया था साथियों। किसके द्वारा, बक्सू खान के द्वारा। तो ये हो गया मेरे प्यारे अपना 38 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था कि किस डेट को, तो ये पूछा गया था 19 रुकिए एक सेकेंड, इसका वास्तविक डेट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पूछा गया था 27 जनवरी को। कब पूछा गया था, 27 जनवरी 2019 को पूछा गया था, द्वितीय पाली में पूछा गया था साथियों। ठीक है,
तो अंतिम में आपसे जाते जाते कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य करिएगा प्यारे, और अपने साथियों से भी करवाइए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिए, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।